नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। मैं हूँ दानिश अता खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, हम बोल सकते हैं बुरहानपुर का बोलता स्पीकर, जिनके ऊपर कई तरह की जो है कार्रवाइयाँ भी हुई है। और कार्रवाई की ना अगर हम बात करें तो रासुका जिला बदर की भी कार्रवाई हुई है। ऐसे आज हमारे साथ में पॉलिटिकल नेता मौजूद है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ज़हीर साहब आपका। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब, पहला सवाल आपसे कि जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? शुरुआती शिक्षा आपने कहाँ तक हासिल की? मेरा जन्म 5/7/1977 को शहर बुरहानपुर में ही हुआ। प्राइमरी स्कूल मैंने खराती बाजार उर्दू स्कूल से हासिल की। मिडिल से हाई स्कूल तक, हायर सेकेंडरी तक नेशनल स्कूल से मैंने किया। मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। बीबीए मैंने मैप्स कॉलेज से किया। बीए मैंने शिव सदन कॉलेज से की और एलएलबी मोतीलाल नेहरू कॉलेज खंडवा से मैंने की है। वकील होने के बावजूद आप राजनीति में हैं, कब से है और क्यों है? क्या कारण है राजनीति? नहीं, मैं स्कूल लाइफ से नेतागिरी में हूँ। मैं एनएसयूआई का नगर अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का नगर अध्यक्ष बुरहानपुर में रह चुका हूँ। पॉलिटिक्स में मुझे शुरू से लगाव रहा है, क्योंकि शहर बुरहानपुर में मेरा जन्म हुआ है और यहाँ की जनता के बीच में मेरा उठना बैठना रहा है और यहाँ की समस्या और उनके दुख और दर्द मेरे सामने रहे। इसलिए शुरू से ही मैं उनकी आवाज़ उठाने की मेरी कोशिशें रही हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि मैं एनएसयूआई का नेता रह चुका हूँ, यूथ कांग्रेस के अंदर रह चुका हूँ, क्या कारण है फिर कांग्रेस को छोड़ने का? जब मैं जिस मुआशरे में मैं छोटे से बड़ा हुआ, बिलखुसूस अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र में, जब मुसलमानों की कोई समस्याएं आए और मैं कांग्रेसी नेताओं के सामने जब रखूं, तो वो उसे इग्नोर करते थे, जहां पर मुझे घुटन सी महसूस होती थी। लेकिन कांग्रेसी कांग्रेस नेता, बल्कि आप आज भी आप देखेंगे कि कोई भी राष्ट्रीय नेता कांग्रेस का लफ्ज मुस्लिम अपनी जबान पे लेने को तैयार नहीं है। तो मुसलमानों के विकास, उनके भविष्य के बारे में सोचना और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत दूर की बात है। आप गौर करें, आज भी कोई राष्ट्रीय नेता लफ्ज मुस्लिम अपनी जबान पे लेने को तैयार नहीं है। जबकि कांग्रेस तो हमेशा मुस्लिमों की हमदर्द बनने का दावा करती ये है। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रहा है, ये गलतफहमी रही है, ये सिर्फ दिखावा रहा है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देखेंगे। सच्चर कमेटी गठित किस सरकार में हुई, किस सरकार ने करवाई और सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट किसको पेश की? यही कांग्रेस की गवर्नमेंट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देखेंगे तो जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में इतना सख्त लिखा है कि वर्तमान भारत में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। क्वेश्चन यही खड़ा हो गया कि जब हमारी स्थिति, मुसलमानों की स्थिति भारत में दलितों से बदतर है, तो दलितों का आरक्षण है, हमको आरक्षण क्यों नहीं? क्योंकि हमारी स्थिति तो उससे बदतर आई। और भी कई आयोग की रिपोर्ट देखेंगे आप, तो यही रिपोर्ट है। देश में सबसे ज्यादा केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। मुसलमानों को उत्थान होना था, 90% मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है। मुसलमान आगे जाने की बजाय पीछे आ गया। 1967 और 70 के आंकड़े में बताते हैं कि मुसलमान गवर्नमेंट सर्विस में 27% थे। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि 0.2। ये हमारी तरक्की हुई है कांग्रेस में। ये कांग्रेस हमारी हितैषी रही है। ज़हीर साहब, किन-किन संगठनों की आपने अब तक की राजनीति की है? थोड़ा-सा इस बारे में भी बताएँ। नहीं, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, मुस्लिम लीग और एमआईएम। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का क्या रीज़न है फिर? नहीं, बहुजन समाज पार्टी बुरहानपुर में फेल हो गई अच्छा, और बुरहानपुर में उसके अंदर यहाँ पर कोई स्कोप नहीं थे, इसलिए बहुजन से हम फिर बाहर आए। इंडियन मुस्लिम लीग? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को यहाँ पर लाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिमों की आवाज़ को उठाना था। उनकी जो आवाज़ दब रही थी, वही एक ऐसा स्टेज था जहाँ से हम मुसलमानों की आवाज़ को, समस्याओं को ताकत से उठाकर सरकार के कानों तक पहुँचाते थे। खंडवा लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, जनता के बीच डायरेक्ट आप गए लोकसभा के। क्या जनता ने आपको कहा, क्या आपने जनता की समस्याओं को देखा? विशेष तौर पे मुस्लिमों की? मुसलमान
को जो कांग्रेस ने भाजपा की कुरीतियों से डरा कर रखा है, मुसलमान आज भी ये चाहता है कि सिर्फ भाजपा हारे, कांग्रेस हमारे हित की बात करे ना करे, उससे कोई लेना देना नहीं। और ये मुसलमानों की सबसे बड़ी गलतफहमी रही है कि मुसलमानों को नुकसान भाजपा से पहुंचा लेकिन कांग्रेस से कम। जहां जहां भारत के अंदर मुसलमानों के हाथ में कारोबार था, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मुनज्जम तरीके से फसाद कराए गए और उस क्षेत्र को तबाह बर्बाद किया गया। तबाह बर्बाद करने के बाद मुसलमानों पे ही मुकदमे बनाए गए। किस तरह से बर्बाद किया गया? फिरोजाबाद एग्जाम्पल है। फिरोजाबाद चूड़ी का गढ़ था, पूरी सनत चूड़ी की बनाने के कारखाने मुसलमानों के थे। फिरोजाबाद में मुनज्जम तरीके से दंगा कराया गया, पूरे कारखाने तबाह हुए, घर से बेघर हुए, माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई। बाद में मुकदमे भी सबसे ज्यादा मुसलमानों पे बने। ऐसे कई उदाहरण हैं। कई तरह के आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, यहाँ तक के कि रासुका भी लगी, जिला बदर के आप पे कार्रवाई की गई। क्या कारण है और किसे जिम्मेदार मानते हैं? किसी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज मैं आइडियल हूं इस चीज में कि मुझ पे गवर्नमेंट ने 14 मुकदमे बनाए, गवर्नमेंट ने वापस ले लिए। मुझ पे रासुका लगाई गई, गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। मुझ पे जिला बदर की कार्रवाई हुई, हाई कोर्ट ने मात्र 42 दिन में स्टे दे दिया। और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, बिल्कुल उस बुरहानपुर में, वहां की आवाम मुझे एक अपराधी की नजर से नहीं देखती, क्योंकि बुरहानपुर की जनता अच्छी तरह जानती है कि मुझ पर और मेरे साथ में जिन लोगों पे मुकदमे बनाए गए थे, ये भाजपा और कांग्रेस का एक षड्यंत्र था, जो प्रशासन पे दबाव डालकर हम पर झूठे मुकदमे बनाए गए थे। इसलिए जनता आज भी हमको प्यार करती, जनता के बीच में हम खड़े हैं। गौशालाओं का आपने काफ़ी पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया। ऐसा मान सकते हैं कि प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाले का मुद्दा आपने उठाया है। कहाँ से हिंट मिली और कैसे क्या? क्योंकि ये काम तो ऐसा हिंदू संगठन के नेताओं ने भी आपकी तारीफ़ की उस काम को लेकर, आपकी सराहना की। क्या मानते हैं, कहाँ से हिंट मिली और कैसे आपने उजागर किया? देखिए, मैं फिर मेरी एक जुमले को रिपीट कर रहा हूँ कि सच्चाई कभी परेशान नहीं हो सकती। खुशबू चाहे आप कितना भी कैद करके रखिए, वो कहीं ना कहीं से निकल के अपना असर बताती है और लोगों को खुश करती है। पूरे देश के अंदर गौ वंश की सुरक्षा के नाम पर जो षड्यंत्र, जो खेल, जो कारोबार चल रहा है, वो मैंने ही नहीं, पूरा देश उस स्थिति को जानता है। लेकिन सरकारों की जो दमनकारी नीतियां हैं, झूठे मुकदमे लगाकर डराना धमकाने वाली जो नीतियां हैं, जिसको उदाहरण में बैठा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया और मुझ पे 14 मुकदमे बन गए, मुझ पर रासुका लगा दी गई, एक अधिवक्ता होने के बाद मुझे जिला बदर कर दिया गया। ये उदाहरण है। लोग डरते हैं। मुझसे ताकतवर, मुझसे अच्छी सोच वाले, मुझसे अच्छा ज्ञान रखने वाले भी जिंदा है, लेकिन वो लोग डरते हैं कि कहां सच्चाई को उजागर करें और कहां चोरों से और डाकुओं से पंगा ले और कहां अपना भविष्य खराब करे। लेकिन बस इतना फर्क है उनमें और मुझ में कि मैं नहीं डरता। देश में जो गौवंश के नाम पे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, वो मैंने देखा, मैंने उजागर किया। लेकिन आज मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस बुरहानपुर जिले की 6 गौशालाओं ने 4033 गौवंश को गबन कर दिया, अफरा तफरा कर दी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि स्लाटर हाउस पहुंचा दिया, कटवा दिया गौवंश को। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि इतना बड़ा मैंने जो घोटाला उजागर किया, उसके अंदर तमाम सरकारी आंकड़े थे, पुलिस के आंकड़े हैं, वेटनरी विभाग के आंकड़े हैं। तकलीफ इस बात की है कि पुलिस प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया और आज भी आरोपी आजाद घूम रहे हैं, चैन से अपना कारोबार कर रहे हैं।
जब सरकारी आंकड़े आ गए थे, मेरी तरफ से कोई एलिगेशन नहीं था, तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करना, इन्हें जेल में सलाखों के पीछे डालना। और जो गौवंश के नाम पे हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा, उन खिलवाड़ करने वालों को बख्शना नहीं चाहिए था, बल्कि जिनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ उन लोगों को भी इनको नहीं बख्शना था। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर सब संभव हो सकता है। कार्रवाई नहीं होने का कारण क्या मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन सरकार के दबाव प्रभाव में काम कर रहा है। लेकिन जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो गौवंश को सपोर्ट करती है, उनको बचा रही है, उनकी गौवंश के लिए अभी लंपी वायरस के लिए करोड़ रुपए का बजट आया, उन कहाँ आया, सब गौवंश को बचाया गया कहाँ आया बजट? पूरे मध्य प्रदेश में। कहीं दिखा आपको जमीन पर? बुरहानपुर जिले के अंदर मात्र एक व्यक्ति मैं हूँ। बुरहानपुर जिला प्रदेश में नंबर 1 बना सबसे पहले गौवंश को बचाने के चक्कर में लंपी वायरस से। बुरहानपुर जिला ऐसे ही एक नंबर बनता है। अभी यहाँ पर हमारे कलेक्टर महोदय ने घर घर जल पहुंचाने के मामले में भारत के राष्ट्रपति से अवार्ड ले लिया। क्या ये सच्चाई है दानिश भाई, आप बताएं? आज ग्रामीण क्षेत्र की हालत उठा के देख लीजिए आप, कई देहात आज भी पानी के लिए परेशान है। लेकिन 2-2, 3-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक उन्हें पानी के लिए जाना पड़ रहा है। तो धरातल पे कुछ नहीं है, कागज पे सब है। लेकिन एक बड़ी योजना है भाई, हर घर नल भले नहीं पहुंचाओ लेकिन उसको पहुंचाने का प्रयास तो किया जा रहा है। तो प्रयास के लिए अवार्ड लेते आप। घर में औलाद पैदा नहीं हुई, 3 बच्चों के बाप कहला रहे हैं आप। कितना अंतर है, कितना अंतर है, ये सोचने वाली बात। बिल्कुल, हमारे सवाल आपके जवाब जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जब तक कि आप भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है एमआईएम के नेता ज़हीरुद्दीन अर्श। ज़हीर साहब, आपसे अगला सवाल यह है कि गौशालाओं का आपने मुद्दा उठाया, आगे क्या कार्रवाई की आपने मांग की है? देखिए, जब प्रशासन ने ये गौशाला वाले आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, मैंने तमाम गौशाला वालों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे लगा दिए हैं। अब ये देखना है कि कोर्ट के क्या उस पर निर्णय आते हैं, क्योंकि सच्चाई की जंग लड़ना मुश्किल तो है, लेकिन कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट तमाम गौशाला वालों को जेल पहुंचाएगी, क्योंकि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज है। निश्चित रूप से ये सब जेल जाएंगे, जेल जाएंगे? बिल्कुल जेल जाएंगे। बस थोड़ा समय का इंतजार है, न्यायालय के जो आदेश आए थे देखना है। वक्फ बोर्ड को लेके भी आपने जो है, वक्फ की ज़मीन बुरहानपुर के अंदर अधिक है, उसको लेके भी आपने काफ़ी प्रयास किए, क्या कहेंगे? देखिए, 2012-13 के अंदर तत्कालीन तहसीलदार महेश कुमार बडोले द्वारा लगभग 184 वक्फ की संपत्तियां ऐसी थी कि जिसपे से तहसीलदार महेश बडोले द्वारा वक्फ को हटाकर निजी संपत्तियां घोषित कर दी गई थी। उन्हीं संपत्तियों को लेकर हमने अपीलें की,
उसमें से एक मामला मैं बता दूं आपको कि खसरा नंबर 363 जो आजाद नगर में है, मैंने एसडीएम महेश बडोले साहब के वहां उसकी अपील की। कलेक्टर दीपक सिंह साहब थे, दीपक सिंह साहब ने 100 में उसकी अपील ले ली, रिवीजन को सुना, खुद ने डायरेक्ट सुन लिया उसको एसडीएम के वहां से बुलाकर, और उसमें आदेशित किया कि ये वक्फ संपत्ति है, इस पे से निजी नाम हटाए जाए, टाइटल पे से वक्फ चढ़ाया जाए। 2017 में वो फाइल, वो आदेश की कॉपी आज कलेक्टर कोर्ट से गायब है, आज रिकॉर्ड रूम से गायब है, आज तहसीलदार कोर्ट से गायब है। ये बहुत अच्छा हुआ था कि उस टाइम पे मैंने एक सर्टिफाइड कॉपी ले ली थी। वहां पर वक्फ तो नहीं चढ़ा, वहां पर भू माफियाओं ने उसका डाइवर्सन करा लिया, उस पर आज प्लॉटिंग हो रही है, मकान बन रहे हैं। पिछली जन सुनवाई में मैं स्वयं कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा था, लेकिन वो इत्तेफाक से कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में नहीं थे, जो प्रभारी अधिकारी थे, मैंने उनके सामने शिकायत रखी है। तो वक्फ के साथ, राजनेताओं के साथ प्रशासन भी बहुत बड़ा खेल कर रहा है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है वक्फ की संपत्तियों को। इसका कोई प्रूफ है आपके कने? ये सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको दी थी कि कलेक्टर कोर्ट से माननीय कलेक्टर महोदय दीपक सिंह साहब का ऑर्डर गायब हो गया, भू माफियाओं का, और अधीनस्थ कर्मचारियों के हौसले देखिए आप। जो कलेक्टर एक ऑर्डर कर दे, वो ऑर्डर का परिपालन नहीं हो रहा है इस जिले में। वक्फ बोर्ड के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, वहां से कई जिला प्रशासन को कई वक्फ संपत्तियों के संबंध में लेटर आ चुके हैं, उठाकर रख दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं उस पर। 184 संपत्ति जो महेश बडोले ने की है, तो फिर घोटाला किया था उन्होंने, अपने पदन्य करते हुए बाहर जाकर, उनको अधिकारी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया और वक्फ संपत्तियों को निजी संपत्ति कर दी। 184 संपत्तियां आज भी है, वो 184 संपत्तियों की फाइलें है कहाँ? मात्र ये कहकर समझा दिया जाता है कि वो तमाम फाइलें जो है महेश बडोले साहब की विभागीय जांच चल रही है, वो तमाम फाइलें यहाँ से वहां गई है। अरे जब फाइलें वहां गई है तो कम से कम वो संपत्तियों के यहाँ डाइवर्सन तो ना हो, उसको रोका तो जाए। आज उस पर से वक्फ हट गया, लोग टाइटल देख के जमीन खरीदते हैं, मकान बना ले रहे हैं, कारखाने डाल ले रहे हैं। फिर क्या आप आइंदा इसके लिए लड़ेंगे कि कारखाने हटाए जाए, इनके मकानों पे जेसीबी चलवाया जाए, वक्फ संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए? कि ये चाहता प्रशासन? कहीं ना कहीं भारत के अंदर अल्पसंख्यक और उनके हित पहुंचाने वाली जो संपत्ति और जो साधन है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ये मेरा आरोप है, जिसके उदाहरण मैं दे रहा हूं, विद ने, डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। नेपानगर की विधायक है सुमित्रा काजदेकर, बुरहानपुर जिले की विधानसभा नेपानगर। उस विधायक के पीछे उनके जन्म प्रमाण पत्र का कोई मसला था, आपने उसको उजागर किया। चलिए, नेपानगर विधायक का आपने कौन से कोई आपका निजी मसला हो? दानिश साहब, मैं भारत का नागरिक हूं। आप उसको इससे मत जोड़िए कि मैं बुरहानपुर विधानसभा को और वो नेपा विधानसभा की। मेरे भारत की विधानसभा है वो, और भारत में जब भी किसी काबिल टैलेंट को दबाने के लिए षड्यंत्र रचे जाएंगे, अपराध किए जाएगा और बल का मिसयूज किया जाएगा, हमारे जैसी आवाजें उठते रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। अभी इस देश में संविधान जिंदा है और हमारे जैसे संविधान के चाहने वाले भी जिंदा है। हम ऐसी सत्ताओं से कभी डरने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ, जैसे कि आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस ऐसा कहती है कि इस बार नगरीय निकाय के अंदर जो बीजेपी की जीत हुई है वो आपकी वजह से हुई है, एमआईएम की वजह से। देखो, चोर ने आज तक कभी अपने आप को चोर नहीं कहा। क्योंकि मात्र 300 वोट से जो है कांग्रेस हारी थी, आपको 10,000 वोट मिल गए। दानिश साहब, ये भी दुनिया की बहुत बड़ी सच्ची बात बता रहा हूं।
कि चोर ने आज तक अपने आप को चोर नहीं कहा, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए, वहां भी वो सफाई पेश करता है। मैंने बुरहानपुर जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस को 2500 बार साबित कर दिया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मध्य प्रदेश में पिछली विधानसभा में जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया। क्या किया कांग्रेस के एमएलए ने? भाजपा के पास जाके बिके, वो जनादेश का अपमान किया। क्या नहीं देखा दानिश साहब आपने कि जीते हुए एमएलए कांग्रेस में गए? ये बी टीम का काम नहीं है। लेकिन दूसरी बार उपचुनाव भी तो हुए थे, फिर भी जनता ने उन्हीं को चुना। जब सत्ता किसी की आ जाती है, सत्ता में क्या क्या होता है ये देखिए। फिर आप यहां से ये मत कहिए कि कांग्रेस, मतलब वो जो नेता थे वो कांग्रेस के चाहने वाले नहीं है। उस क्षेत्र की जनता उस नेताओं को चाहती है। इस बात से ये उजागर हुआ कि वो भाजपा और कांग्रेस की समर्थक जनता नहीं है, वो उन बागियों की चाहने वाली जनता है। बुरहानपुर में 2014 में नगर निगम को देख लीजिए आप कि कांग्रेस के 27 पार्षद जीते, भाजपा के मात्र 16 पार्षद जीते, और हम 5 निर्दलीय, एक मुस्लिम लीग और 4 निर्दलीय। अध्यक्ष कांग्रेस का स्पष्ट रूप से बनना था, लेकिन भाजपा से मनोज तारवालिया जी अध्यक्ष बन गए। बीजेपी को 16 वोट मिले थे, कांग्रेस भाजपा को 27 वोट मिल गए। मनोज तारवाला ने 27 वोट ले लिए, जो कांग्रेस के 27 वोट थे। ये क्या है? कौन थे 27 लोग? अगर ये मान भी लिया जाए कि 4 निर्दलीय और मैं मुस्लिम लीग वाला भी अगर बिक गया था, तो भाजपा के पास 16 थे, 16 और 5 21 होते हैं। ये 7 वोट एक्स्ट्रा आए कहां से? आए कहां से? और बुरहानपुर की अच्छी तरह जनता जानती है कि जो एलिगेशन हम पे लगाया जा रहा है कि पिछले महापौर चुनाव के अंदर एमआईएम की वजह से कांग्रेस का मेयर हारा है। जब उपचुनाव हुए यहाँ पे लोकसभा के, जनता से पूछो कि जो हारने का ठीकरा हम पर रख रहे, वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल का खुलकर प्रचार कर रहे थे कि नहीं? लोगों के पास वीडियोज है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, और प्रत्यक्ष जनता ने अपनी आंखों से देखी है। फिर भी हम दोषी हैं। मैं स्पष्ट बता दूं कि जो हमें 10,000 जो वोट मिले, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से त्रस्त जो लोग थे उन्होंने हमें वोट दिया है। आप पूरे चुनाव पे नजर मारेंगे तो एमआईएम बुरहानपुर में बहुत कमजोर है। एमआईएम के पास कोई फाइनेंस नहीं है, कोई बड़ी टीम नहीं थी, कोई हमने ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने 10,500 वोट लिए। आम आदमी पार्टी यहाँ पर विगत 3-4 सालों से खूब मेहनत प्रचार प्रसार कर रही थी। क्या स्थिति बनी आम आदमी पार्टी की? मात्र 3,000 वोट। कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी साहब की जो आवाज है गरीब जनता, मजलूमों की, अल्पसंख्यकों की, और भारत में जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनकी जो आवाज उठती है सदुद्दीन अवैसी साहब की, ये उसका रिजल्ट है। बुरहानपुर की जनता ने जो 10,500 वोट हमको दिया है, ये हमको नहीं दिया, ये जहीर वकील को, सोहेल हाशमी को और हमारी टीम को नहीं दिया, ये असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट दिया है उन्होंने। असदुद्दीन अवैसी साहब पर एतमाद जताया है जनता ने। ये वो वोट है। जो इल्जाम हम पे लगाए जाते हैं वो खुद अपने गिरबान में एक बार झांके, क्योंकि जहीर वकील जब भी कोई बात करता है तो प्रमाणित बात करता है, विद डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, हवा फायरिंग नहीं करता कभी। जरी साहब ये बताइए कि लेटेस्ट के अंदर एक मूवी रिलीज हुई है द केरला स्टोरी। बीजेपी के नेता, हिंदू संगठन के नेता इस फिल्म को ज़ापजा जो है उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस भी विरोध कर रही है, एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी जो है वो भी विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए,
द केरल स्टोरी मूवी आई है, उसके प्रचार और प्रसार में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी फुल सहयोग कर रहे हैं। असली में मोदी जी अभी भस्मासुर का काम कर रहे हैं, नाचते नाचते स्वयं सर पे हाथ रख रहे हैं और भस्म हो रहे हैं। वो फिल्म का अपना एक अलग मैटर है। 32,000, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियां, मैं ये बोलूंगा 32,000 भारतीय बेटियां ISI के कांटेक्ट में चली गई, ये बताया जा रहा है। फिल्म में मोदी जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस देश की 32,000 लड़कियां आतंकवादी संगठन से जुड़ गई। आपका सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा है, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? आपको सूचना नहीं है इसकी? ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। आप अगर इस फिल्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो मोदी जी आप भस्मासुर का रोल अदा कर रहे हैं। केरल भारत का सबसे पढ़ा लिखा सूबा है, स्टेट है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद नहीं करता। गलती से पिछली विधानसभा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का MLA जीत गया था, तो वो सुरक्षा गार्ड साथ में लेके घूम रहा था और सुरक्षा की उसने मांग की। भारतीय जनता पार्टी का केरल में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम नॉर्थ इंडिया में करती है और सरकार बनाने में सफल होती है, वो साउथ इंडिया है, वो केरल है। वहां पर आपका ख्वाब कभी मुकम्मल नहीं होगा, आप इससे निश्चिंत रहिए। क्या कारण मानते हैं बुरहानपुर के अंदर ज़्यादातर जो है हिंदू नेता है, बीजेपी के नेता इसको लड़कियों को फ्री दिखा रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव भी करीब है। किस रूप में देखते हैं आप इसे? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिमों के बीच में नफरत फैलाने का एक कार्य किया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने माननीय उच्च न्यायालय में लिखकर दे दिया है कि इस फिल्म का, इस स्टोरी का वास्तविकता से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसमें जो बताया गया, उसमें जो नफरत के बीज पनप रहे हैं, देखने वाली जनता से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो सबसे पहले जो उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जो कहा उस पर ध्यान दें और देश की केंद्र की जो सरकार है उसके फेलियर पे ध्यान दें और उसके हिसाब से आने वाले चुनाव में निर्णय करें। बुरहानपुर विधानसभा चुनाव करीब है। इस बार भी क्या MIM अपना प्रत्याशी विधानसभा के अंदर घोषित करेगी? और मत घोषित करेगी भी तो चेहरा कौन होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 32 सीटों पे हमारे पार्टी में तय हुआ चुनाव लड़ने का, और चेहरा कौन होगा ये वक्त पर बताया जाएगा और इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब करेंगे, और वो जो फैसला करेंगे वो हमारे लिए बिल्कुल मान्य होगा। विधानसभा अगर चुनाव मान लो आपकी पार्टी का जो चेहरा है जीत जाता है, क्या विकास करेगी बुरहानपुर के लिए आप? देखिए, बुरहानपुर में शिक्षा को सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं। आज तक आज़ादी के बाद से कांग्रेस और भाजपा के यहाँ पे विधायक और सांसद रहे हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज बुरहानपुर में नहीं है। जितने नेता रहे हैं सबने अपने निजी कॉलेज डाले हैं, शिक्षा के नाम पे व्यवसाय किए हैं, अपने परिवार को पाला पोसा है। दूसरी बात है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के अंदर यह है कि आज यहाँ के जो जिला चिकित्सालय हैं, बिल्डिंग तो दूर से देखो तो जबान से निकलता सुभान अल्लाह, लेकिन अंदर जब जाके स्टाफ की स्थिति देखो तो आधा भी स्टाफ नहीं है। आज छोटे से छोटे काम के लिए बुरहानपुर से पेशेंट को खंडवा रेफर किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। विधायक और सांसद को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में पिछले 10 सालों में नियुक्तियां नहीं हो रही है किसी भी विभाग में। आप इस बात पर भी ध्यान दें कि बुरहानपुर में उद्योग की स्थिति क्या है। नए उद्योग आना तो दूर की बात रही, नए उद्योग के लिए विधायक और सांसद ने किए क्या है? ये हमारे बुनियादी मुद्दे रहेंगे। शुरू से हम इसके लिए मेहनत करते आए हैं।
और मेहनत करेंगे। और अगर बुरहानपुर की जनता हमें यश देती है विधानसभा चुनाव में, तो बुरहानपुर की जनता को मैं आज ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं जो भाजपा और कांग्रेस के सांसद और विधायक के रूप में यहाँ पे शोषण हुआ है, जो नहीं आई है,